यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एंड बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर रिवीजन में एमलगेमेशन एंड कंसोलिडेशन का रिवीजन कराइए। आज जो रिवीजन में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एमलगेमेशन। ठीक, एमलगेमेशन का नोट्स ये रहा, नोट्स है, मैं ये नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सो डोंट वरी। ये चैप्टर में छोटा क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स के तो मिनिमम आते ही है, 4 to 5 मार्क्स का, जैसे कि पीसी कंप्यूट करने का आ गया। बड़ा क्वेश्चन आया तो अब 14 मार्क्स तक के आ सकते हैं, करेक्ट। अमेलगमेशन चैप्टर में 3 बहुत कॉमन शब्द हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक, क्या क्या? तो एक अमेलगमेशन, दूसरा ऑब्जॉर्प्शन या टेक ओवर, ऑब्जॉर्प्शन या टेक ओवर, और तीसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, थर्ड है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तीनों ही बिजनेस अरेंजमेंट का वैरायटी है। अमेलगमेशन कुछ नहीं है, बिजनेस अरेंजमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है तो बढ़िया बात है कि तीनों की जो अकाउंटिंग करने का तरीका है वो सेम है। इसीलिए हम अमेलगमेशन चैप्टर में ही, चाहे कंपनी का अमेलगमेशन हो रहा हो, टेक ओवर हो रहा हो, या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तीनों की अकाउंटिंग इसी में सीखते हैं। ठीक, नोट जरा इसको इरेज करने दो। ये 2 मिनट इस पे ब्रेक देते हैं। जो अमेलगमेशन है या टेक ओवर है, ये आपके पूरे सिलेबस में 3 जगह आपको पढ़ाए जाएंगे। एक कंपनी एक्ट में, तो कंपनी एक्ट में तो पढ़ाया जाता है डिटेल में प्रोविजन। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कंपनी एक्ट में डिटेल में क्या लिखा है ये उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये कॉम्प्लायंस कंपनी एक्ट वाले बताएंगे, कंपनी एक्ट वाले जानेंगे। दूसरा, अब हो गया एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एएफएम, पहले ये हुआ करता था एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये मुझे पता नहीं कि ये अमलगमेशन चैप्टर है, ये सीए फाइनल के कंपनी एक्ट में कि इंटर का, ठीक, देख लेना वो, पर अमलगमेशन के ऊपर कंपनी एक्ट में प्रोविजन है। सेकेंड है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सीए फाइनल में है, और इसमें भी आप मर्जर एंड एक्विजिशन पढ़ोगे। इसमें हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग। कि किसी को टेक ओवर कर रहे हैं तो करे या ना करे, तो मर्जर एंड एक्विजिशन का डिसीजन मेकिंग ये एएफएम में है। ठीक, अगर होता है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वेल्थ में क्या चेंजेस आएंगे, ये सारे चीज एएफएम का पार्ट है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर हमें क्या पढ़ना है, एक ये है आपके एडवांस अकाउंट में, ना हमें सर कंप्लायंस पढ़ना है, ना हमें डिसीजन मेकिंग पढ़नी है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग। ठीक। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, एंड जो भी है अमेलगमेशन है या टेक ओवर है, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा दिखेगा,
आफ्टर दिस बिजनेस अरेंजमेंट। समझ में आया क्या? तो हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ अकाउंटिंग पोर्शन है सर। ना तो हम डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, सीए फाइनल में है, और ना ही आप ज्यादातर कंपनी एक्ट के प्रोविजन या कंप्लायंस बताओगे। यहाँ पे हम सीखेंगे सिर्फ अकाउंटिंग। अमेलगमेशन का बेसिक मतलब है बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी कि दो या दो से ज्यादा बिजनेस, मान लो ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है, मिल के एक ए बी सी लिमिटेड बना दे। तो इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, ए बी सी अमेलगमेट होके ए बी सी बन गए, या इवन मर्ज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ए बी सी मर्ज होके ए बी सी लिमिटेड बन गए। ठीक है। टेक ओवर का मतलब क्या है, मान लो ये ए लिमिटेड है और ये है बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या किया, टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर का मतलब परचेज कर लिया। परचेज का मतलब ऑब्जॉर्व कर लिया, एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। कंपनी खरीदते हुए नहीं देखा है, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया, दैट इज ऑब्जॉर्प्शन या टेक ओवर। ऐसा भी सुना होगा, दो अलग कंपनी थे अब मर्ज हो गए एक में। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, आपके केस में दो ज्यादातर बोलता है, तो मैं एक बात बोल रहा हूं। ठीक है, तीनों टर्म समझना जरूरी है। थर्ड केस सर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? किसी कंपनी का नाम बदलते हुए सुना है कि पहले राम एंड सन्स था, अब उसका नाम चेंज कर दिया हमने। बिजनेस वही है, प्लेस ऑफ बिजनेस वही है, करने का तरीका वही है, प्रोडक्ट वही है, पुराने कंपनी का नाम बदल दिया, यानी कि पुराने कंपनी को चेंज करके नए में कन्वर्ट कर दिया। मान लो ए लिमिटेड था, ठीक, गुडविल बड़ी खराब हो गई थी कंपनी की, हमें ऐसा लगा पब्लिक में छवि ठीक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नाम ही बदल देते हैं। आने वाले समय में कुछ साल बाद तो लोग भूल जाएंगे, नए नाम से जानेंगे। इस नाम को बंद करके हमने इसको नए कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, A1 लिमिटेड। ठीक, आप अब ये सोच सकते हो कि सर आपने बोला चाहे ऑब्जप्शन या टेक ओवर हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, या चाहे अमेलगमेशन हो, तीनों ही हम अमेलगमेशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और आपने बोला तीनों की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम तरीके से होता है, इसलिए तीनों पढ़ रहे हैं। क्या है अकाउंटिंग, ध्यान से देखना। तीनों ही केस में, जैसे कि पहला केस लेता हूं, ये कंपनी था, ये था, ये था, ये मिल के ये बन गए। ठीक, तो ये कंपनी को हम कैसे मानते हैं, जैसे सेकंड केस से स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लो बी लिमिटेड था, इसको ए लिमिटेड एक्वायर कर लिया है। अब बी लिमिटेड तो रहा नहीं एग्जिस्टेंस में, कंपनी इज लीगल एंटिटी, किसी और ने एक्वायर कर लिया, तो ये तो इसमें इसका एसेट लायबिलिटी सब इस कंपनी में मर्ज हो जाएगा। बी लिमिटेड रहा नहीं, इसको बोलते हैं वेंडर कंपनी। वेंडर का मतलब सेलर, जो बिक गया, और जो खरीदा इसको बोलते हैं एक्वायरर या परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी, ठीक। तो दो पार्टी है, एक पुरानी कंपनी जिसकी एग्जिस्टेंस हट गया, खत्म हो गया, दैट इज अ वेंडर कंपनी, और उसको जिसने एक्वायर कर लिया, नया जो कंपनी है ये है परचेजिंग कंपनी, इसके अपनी एसेट लायबिलिटी होगी। ठीक है, इससे खरीदा वो भी इसमें जुड़ जाएगा, और क्या। सिमिलरली ए बी सी, अब इस केस पे आओ, तीन कंपनी थे, ये मिलके ये बन गए, ये नया कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गया, है ना, लीगली अब ये नया कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गया। ये कंपनी तीनों हट गए, पुराने नाम से थे, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इस केस में ये हो गए वेंडर कंपनी, और ये हो गया एक्वायर करने वाला परचेजिंग कंपनी। जो नया कंपनी है, जो एग्जिस्टेंस में आया, जिसने एक्वायर किया पुराने का बिजनेस, दैट इज परचेजिंग कंपनी। ठीक, थर्ड केस में देखो, ए लिमिटेड था, बाद में A1 लिमिटेड बन गया, ये है परचेजिंग कंपनी, और ये जो पुराना कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस अब खत्म हो गई, जो अपने आप को नए वाले कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, बोलते हैं बेच दिया, बट ये वर्ड हमेशा सही नहीं है, कन्वर्ट कर लिया, तो इसको बोलेंगे वेंडर कंपनी।
अकाउंटिंग के हिसाब से वेंडर एंड परचेसिंग वर्ड क्यों दे रहे हैं? पुरानी वाले मानते हैं अपने आप को बेच लिया, नए कंपनी ने खरीद लिया, इसलिए वेंडर एंड परचेसिंग कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक, तरीका बड़ी सिंपल है, पुराने कंपनी का बुक बंद करना है, वो तो बंद हो गई कंपनी, और नया कंपनी में उसकी एसेट लायबिलिटी गया क्योंकि वो खरीद चुका, तो फ्रेश हमें क्या करना पड़ेगा, उन एसेट लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक, अकाउंटिंग में दो चीज है, मान लो ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, करेक्ट, ये इसको एक्वायर कर लेता है एक्वायर कर लेता है। बी लिमिटेड क्या है, परचेजिंग कंपनी है, और ये है वेंडर कंपनी। ध्यान से सुनेंगे, तो ए लिमिटेड को खरीद लिया अगर बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड के सारे एसेट लायबिलिटी बी लिमिटेड के हो गए। और जब हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उसकी एसेट लायबिलिटी तो मेरी हो गई, करेक्ट, लेकिन ध्यान से सुनना, उसके मालिकों को पेमेंट भी तो देनी पड़ेगी, तो ये बदले में क्या देगा, परचेज कंसिडरेशन, खरीदने के बदले जो हम पेमेंट देते हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक, किसको देते हैं, कंपनी के मालिकों को, किसको देते हैं, ऑनर्स को। ठीक है, अभी तक कहानी समझ में आ रही है? चलो, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे अमेलगमेशन हो, ऑब्जर्प्शन या टेक ओवर हो, या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, तीनों के अकाउंटिंग सेम ही है। तीनों में एक परचेसिंग कंपनी है जो नई वाली कंपनी है जिसने खरीदा पुराने का बिजनेस, और जो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा कंपनी, जो बंद हो गया, दैट इज क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं वेंडर कंपनी। ये सारी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग हो रही है, बस रियल में ऐसा नहीं है जैसे देखो, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों अलग अलग कंपनी रन करते हैं, कल को मर्ज कर ले, ठीक, तो किताब में एक नई कंपनी खोल लेंगे, रिकॉर्ड में एक नई कंपनी खुल जाएगी, जो कंपनी नई खुलेगी अब उसकी अकाउंटिंग होगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, उसकी रिपोर्टिंग होगी, पुरानी कंपनी हम दिखाएंगे कि बंद हो गया। रियल में क्या होता है, जहां हमारी बिजनेस है वही है, जो हम बेच रहे हैं वही बेच रहे हैं, बस एक दूसरे के साथ मर्ज तो हुए, तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहा होता है। ऐसा नहीं रियल में दोनों दोनों अपना एसेट लाएंगे मिला देंगे एक दूसरे में, नहीं, जो बिजनेस जहां हो रहा है, जिसकी जो फैक्ट्री जहां लगी है वो वहीं चल रही है, वही प्रोडक्ट बन रहा है, वैसे ही बिक रहा है, बस किताब में हम क्या दिखा देते हैं कि पुरानी कंपनी अब नहीं रही, नए कंपनी के नाम से ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, चलो, अमेलगमेशन में मेथड ऑफ अकाउंटिंग है दो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो परचेज मेथड लगता है, नोट्स लिखा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं, और अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, ठीक, देखेंगे मर्जर में क्या फर्क है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है। देखो, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज से स्लाइटली डिफरेंट है मर्जर, तो इसका अकाउंटिंग करने का तरीका भी थोड़ा फर्क है। हम यहां से अपनी कहानी शुरू करेंगे, ठीक जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, आपको नहीं मानना है, आप क्या मानोगे, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। कोई ऐसा भी बोले ए लिमिटेड ऑब्जर्व बी लिमिटेड, क्या मानोगे, परचेज मेथड से बननी है, इन द नेचर ऑफ परचेज है। बोले ए बी मर्ज होके ए बी लिमिटेड बना लिए, ये भी क्या मानोगे, ये नहीं कि मर्ज होके ए बी लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया तो आपको लगेगा मर्जर है, नहीं, उसके लिए क्लियरली बोलना जरूरी है कि ये जो अमेलगमेशन हुआ है या ए और बी मर्ज हुए, ये किस नेचर का है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, तभी आप मानोगे, नहीं तो आप क्या मानोगे कि परचेज मेथड है, ठीक, इन द नेचर ऑफ परचेज है, परचेज मेथड अप्लाई होगा। ठीक, अब परचेज मेथड पे आते हैं सबसे पहले। देखो, अगर हम कोई कंपनी को एक्वायर करते हैं, ध्यान से सुनना, मान लो ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड ने खरीद लिया, तो इसकी एसेट एंड लायबिलिटी इसके बुक्स में दिखेंगे, अब
बदले में ये पेमेंट देगा, जिसको पीसी बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। खरीदने के बदले में जो दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ऑनर्स को। करेक्ट। अब हम यही सीखने जा रहे हैं, पीसी निकाले तो निकाले कैसे। ठीक, इससे रिलेटेड दो चीजें होती हैं, एक हाउ टू कंप्यूट, कि हम किसी की एसेट लायबिलिटी अपने बुक्स में लेके आ रहे हैं, तो बदले में उसे जो पीसी देना है, ये निकाले कैसे। तो इसके दो मेथड है, एक नेट एसेट मेथड, दूसरा नेट पेमेंट मेथड। और दूसरा, निकाल लिया आपने, मान लो निकाल लिया कि 12 लाख देना है, तो दे कैसे? कैश में दे सकते हैं, अपनी कंपनी का शेयर दे सकते हैं, थोड़ा कैश थोड़ा शेयर दे सकते हैं, थोड़ा कैश थोड़ा शेयर, थोड़ा प्रीफरेंस थोड़ा डिबेंचर दे सकते हैं। कहने का मतलब, एक तो आपने निकाला, पेमेंट कितनी करनी है, और करने का तरीका, मोड अलग हो सकता है, मोड ऑफ डिस्चार्ज। करेक्ट। अब शुरू करते हैं कहानी। पीसी कंप्यूटेशन हमारा पहला पॉइंट है, हाउ टू कंप्यूट। कैसे पता करें कि भाई जिस कंपनी को मैं मर्ज कर रहा हूं, जिस कंपनी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं टेक ओवर कर रहा हूं, ठीक, या फिर एमलगमेशन में ए और बी मिलके सी बनाए, तो सी तो नई कंपनी है, ए और बी का बिजनेस ले रहा है, तो इन दोनों को पेमेंट तो देगा। तो कहने का मतलब है, जो भी वेंडर कंपनी है उसको कितना देना है, दैट इज पीसी। कैसे कंप्यूट करें, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पीसी कैलकुलेशन। पीसी कैलकुलेशन में दो तरीके हैं। पहला तरीका है नेट पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड कहता है, पीसी का मतलब है, और नेट पेमेंट मेथड ही पीसी का डेफिनेशन है AS14 अनुसार। पता है AS14 अमेलगमेशन के ऊपर है, तो हम अमेलगमेशन पढ़ रहे तो AS14 को इनकॉर्पोरेट करके पढ़ रहे, अलग से आपको AS14 नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी में कवर हो जाएगा, ठीक। यानी कि AS14 के जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो अलग से नहीं पूछते, यानी कि अमेलगमेशन चैप्टर में नहीं है, वो भी हम इसी में कवर कर देंगे। और क्या ध्यान से देखना, पीसी का मतलब होता है पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी। मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, बदले में जो दूंगा वो है परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या होगा? भाई साहब, सारा एसेट लायबिलिटी लेके आ जाओ, बच कौन गया? मालिक, ऑनर्स। कौन ऑनर? इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक बात बताओ, बैलेंस शीट में इधर फिक्स एसेट है, करेंट एसेट है। शेयर होल्डर फंड में दो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। करेक्ट। नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, ये ओ फॉर्मेट नहीं है, वर्टिकल बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। किसी का सारा एसेट ले आए, ठीक, लायबिलिटी भी ले आए, तो बच कौन गया? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उनको दे दो पेमेंट, यानी कि इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को जितना पैसा चाहिए दे दो, कंपनी तुम्हारी। उसमें है ही क्या उसके बाद इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को पेमेंट दे दोगे तो बचा हुआ बिजनेस आपका। तो ये सारे एसेट और लायबिलिटी के बदले हमें देना पड़ता है पेमेंट, किसको? इक्विटी एंड प्रेफरेंस को, यही है शेयर होल्डर, ठीक। यानी कि ऐसे लिख सकता हूं, पीसी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड, ये है पीसी। अब पेमेंट क्या होता है? पेमेंट तो किसी भी चीज में दे सकते हैं। मान लो उस कंपनी के इक्विटी वालों को पैसा देना है 6 लाख रुपीज, कैश में दे सकते हैं, अपने कंपनी का शेयर दे सकते हैं, अपने कंपनी का प्रेफरेंस दे सकते हैं, अपने कंपनी का कुछ डिबेंचर दे सकते हैं। सिमिलरली मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है, कैश में दे सकते हैं, अपने कंपनी का प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हुई,
प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हुई वो पीसी मिलेंगे। नोट करिए जरा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी पूछता है कि डिबेंचर होल्डर को, उस कंपनी में जो डिबेंचर होल्डर था उनको हमने अपने डिबेंचर दे दिया, इसका मतलब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, रीपेमेंट कर दी। तो करना क्या है पीसी में नहीं लेना है उसको, उस डिबेंचर को हम लेके आ रहे हैं एज ए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी लेके आएंगे अपने बुक में कि भाई डिबेंचर होल्डर हमने लेके आया, डिबेंचर लेके आया, उसको डिस्चार्ज कर दिया है। कहने का मतलब ये है। तो अगर डिबेंचर होल्डर की कोई पेमेंट है तो पीसी में नहीं इंक्लूड होता है, इसका मतलब है कि हमने डिबेंचर होल्डर को ले आने के बाद पेमेंट कर दी। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा नोट। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिबेंचर को जो पेमेंट दे रहे हैं वो क्यों नहीं ले रहे पीसी में। बिजनेस का ऑनर कौन है बताओ? सारे एसेट लायबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ हक किसका? प्रीफरेंस एंड इक्विटी वालों को, उनको दे दिया, हो गई बिजनेस मेरी। डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करने का मतलब है अब डिबेंचर अपने बुक में लिखे हैं फिर रीपेमेंट कर दी। ठीक, पीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट देखना। मान लो पीसी आया 12 लाख, यानी कि 12 लाख में पेमेंट कर रहा हूं और बिजनेस में एसेट है 11 लाख का और लायबिलिटी है 2 लाख का। तो नेट एसेट 11 लाख का एसेट आया, 2 लाख की लायबिलिटी भी आई, तो नेट में एसेट कितना है? एसेट माइनस लायबिलिटी 9 लाख का, इसको बोलते हैं नेट एसेट। ठीक, बताओ 9 लाख का बिजनेस में नेट एसेट है जो आप लेके आए, बदले में 12 लाख पेमेंट दिया। ज्यादा क्यों पेमेंट किया? सर गुडविल की वजह से। कई बार किसी की दुकान में एसेट 10 लाख का है, आप दुकान खरीदने गए तो क्या 10 ही लाख में वो दुकान बेच देगा? नहीं। अगर चलता फिरता दुकान है उसका नाम है तो हो सकता है 15 लाख मांगे। क्यों? आप तो बोलोगे सर आपका एसेट 9 लाख का है, जैसे हमारे केस में 9 लाख, 9 लाख लो और निपटो। पर वो क्या बोलेगा कि जो गुडविल मैंने बनाई है जिसकी वजह से आगे आप कमाओगे, इस वजह से मैं 9 लाख में क्यों बेचूंगा आपको, मैं तो महंगा चार्ज करूंगा। तो अगर पीसी ज्यादा है नेट एसेट से तो ये है गुडविल की वजह से। ठीक, पीसी कम है नेट एसेट से, जस्ट उल्टा एग्जांपल, 12 लाख का था, आपने पेमेंट करी, पर आपको नेट में एसेट पता है 15 लाख का आ गया, तब तो आपको फायदा हो गया इसमें। 15 लाख का नेट एसेट आपके पास आया, पेमेंट बस 12 लाख करनी पड़ी, तो ये जो फायदा है ना ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, इस वजह से इसमें जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। समझ में आया? तो अगर नेट पेमेंट मेथड से पीसी निकाल रहे हैं तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आने की प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। अगर नेट पीसी नेट एसेट से ज्यादा है तो गुडविल, नेट एसेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक, इस पे क्वेश्चन दिखा दूं क्या? चलो, ये क्वेश्चन करने से पहले एक और पॉइंट कवर कर देता हूं। कई बार हम शेयर जो इश्यू करते हैं ना एक्सचेंज रेशियो में करते हैं। शेयर्स आर इश्यूड एट एक्सचेंज रेशियो, इसको स्वैप रेशियो भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इस नोट्स में एडिशनल पॉइंट करके कवर किया है, स्पेशल पॉइंट ये रहा। स्पेशल पॉइंट में ये नोट्स लिखा हुआ है, एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो। अगर गौर से देखोगे तो ये रहा, और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे कर रखा है। जरा ये भी समझा देता हूँ, अभी काम आ जाएगा पीसी कैलकुलेशन में कि कवर हो जाएगा। अब एक्सचेंज रेशियो दो टाइप से दे सकता है, एक नंबर ऑफ शेयर्स में। ठीक, मान लो कहता है कि हमने उनके प्रीफरेंस को कितना पेमेंट दिया, तो लिखा है 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर ऑफ वेंडर कंपनी, 5
शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी एट द रेट 15 इच। हमने इश्यू किया, ये परचेजिंग कंपनी है, करेक्ट। ये वेंडर कंपनी, ये परचेजिंग कंपनी। कितना शेयर होल्डर को पेमेंट दिया? इक्विटी शेयर होल्डर को तो बोल रहा है हर एक 5 जिनके पास शेयर था ना वेंडर कंपनी में, उनको हमने अपना 4 शेयर दिया। ठीक, और उस शेयर का प्राइस क्या है? 15। अब बताइए पीसी कैसे निकलेगा? बड़ी सिंपल है। देखेंगे वेंडर कंपनी में शेयर कितना है, मान लो 50,000 है। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है सर। 50,000 शेयर है वेंडर कंपनी में, हर एक 5 शेयर जिनके पास है उनको 4 मिलेगा, डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो ये नंबर ऑफ शेयर आ गया जो ये परचेजिंग कंपनी इश्यू करेगा, इनटू इश्यू प्राइस 15। कितना आया सर? 50,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो 40,000 शेयर इश्यू करेंगे, इंटू 15, तो ये आ गया 6 लाख। करेक्ट। ये था जब एक्सचेंज रेशियो शेयर का दिया हो नंबर ऑफ शेयर्स में एक्सचेंज। ठीक, फॉर्मूला कैसे बना देखना। वेंडर का ये टोटल शेयर है, टोटल शेयर ऑफ वेंडर। ठीक, डिवाइड बाई ये क्या है? एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो से इंटू कर दोगे, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ टाइम पास हो रहा है फालतू का। समझ में आ गया ना? ये देखो ये एग्जांपल है। ठीक, 4 शेयर फॉर एवरी 5, तो कैसे निकाला? टोटल वेंडर शेयर डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो नंबर ऑफ शेयर आ गया, इंटू इश्यू प्राइस, तो आ गया पीसी। दूसरा है वैल्यू में, ये और आसान है। दूसरा है एक्सचेंज रेशियो, सर वैल्यू में दे सकता है। सेमी क्वेश्चन है कि वेंडर के पास 50,000 शेयर है, देखना जरा। शेयर ऑफ वेंडर कंपनी valued at 50 and share of purchasing company valued at 40। अब बताओ पीसी, हम कह रहे हैं कि वेंडर कंपनी का एक शेयर का हमने क्या वैल्यू रखा है एक्सचेंज में? 50 रुपीज। अब बताओ 50,000 शेयर है, एक का 50 रुपीज प्राइस, तो ये है टोटल पीसी जो मुझे देना है, यही है ना पीसी। नंबर ऑफ शेयर पूछे तो कितना इश्यू करना पड़ेगा सर? 50,000 इंटू 50, 25 लाख। 25 लाख ये हो गया, डिवाइड बाई हमारा शेयर का इश्यू प्राइस कितना है? 40। ये रहा। इसमें बताइए नंबर ऑफ शेयर कैसे? पहले नंबर ऑफ शेयर आया था, इश्यू प्राइस से इंटू किया था, तो ये टोटल आया था, करेक्ट। जरा एक मिनट बताना, 50,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, नंबर ऑफ शेयर कितना था? 40,000 है कि नहीं? तो आपको एक्सचेंज ताकि शेयर के में दे सकता है। ठीक, शेयर में दिया तो वेंडर का टोटल शेयर डिवाइड बाई वेंडर का एक्सचेंज इंटू परचेजिंग कंपनी का एक्सचेंज। ऐसे फॉर्मूला बोल के समझ में नहीं आएगा, जो मैंने लॉजिक समझाया वो इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ शेयर आ गया इनटू इश्यू प्राइस। दूसरा, अगर वेंडर का शेयर प्राइस और परचेजिंग कंपनी का शेयर प्राइस दिया हो, जो कि हम टेक ओवर या एमलगेमेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो देखना जरा। 50,000 वेंडर का कंपनी का शेयर नंबर ऑफ शेयर था, एक शेयर का हमने वैल्यू रखा 50, तो ये आ गया क्या? पीसी। यही है ना टोटल शेयर होल्डर का वैल्यू जो मुझे पे करना है। अगर मैं शेयर से पे कर रहा हूं तो नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। ये था कंसेप्ट एक्सचेंज रेशियो का। पीसी में एक्सचेंज रेशियो यूज होता है, कई बार हम पेमेंट करते हैं तो ऐसे दिया रहता है कहानी, ताकि वैल्यू में दे सकता है या नंबर ऑफ शेयर में दे सकता है। ठीक। चलिए जरा एक बार देखते हैं। आपके नए वाले बुक में भी क्वेश्चन है क्या?
हाँ जी, ये देखो, एस लिमिटेड इज ऑब्जर्व बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड जो ऑब्जर्व कर रहा है ये क्या है? परचेसिंग कंपनी। और एस लिमिटेड को ऑब्जर्व किया है, टेक ओवर किया है, तो ये है वेंडर कंपनी। ठीक। एस लिमिटेड गिव फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है ये एस लिमिटेड का है। करेक्ट। सन्ड्री एसेट ये रहा। अब बैलेंस शीट में एसेट तो आपको पूरा टोटल में दे दिया, इधर देखना लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल कितना है, तो 7% प्रीफरेंस शेयर है 2000 जिसका वैल्यू है ये, इक्विटी शेयर ये, रिजर्व ये, डिबेंचर 6% ये, और ट्रेड पेएबल ये। पी लिमिटेड हैज एग्रीड टू इश्यू 9% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 each in ratio of 3 of P limited for every 4 in S limited। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देखना जरा क्या दे रहे हैं। पेमेंट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्या? सर एस लिमिटेड में 4 जिनके पास प्रीफरेंस शेयर है ना, उनको हम अपनी कंपनी का 3 प्रीफरेंस दे रहे हैं। देखना जरा, ये रहा 2000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर आ गया जो हम देने वाले हैं, इनटू हमारे कंपनी का प्रीफरेंस शेयर का इश्यू प्राइस हमने क्या रखा है 100। बताना जरा, 1,50,000 आया। टू इश्यू डिबेंचर होल्डर 8% मोर्गेज डिबेंचर। अब बताओ, ये कहानी सुनने की भी जरूरत नहीं, क्यों? हमें पूछा है पीसी निकालना। पीसी अगर नेट पेमेंट मेथड से निकाल रहे हैं तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया ये जरूरी है, और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया ये जरूरी है। ठीक। इक्विटी शेयर होल्डर में आना, टू पे 20 पर शेयर इन कैश, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखना, इक्विटी शेयर होल्डर सबसे पहले कैश में दिया है कितना, 20 पर शेयर। कितना शेयर है इक्विटी शेयर होल्डर का? 5000। तो सर 5000 इंटू 20, 1 लाख आ गया। दूसरा, इश्यू 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 एट अ इश्यू प्राइस ऑफ 25 इन लीव ऑफ 5 शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में जिनके पास 5 है ना, उनको 6 मिलेगा। अब बताओ, 5000 टोटल शेयर है, इक्विटी शेयर कितना हम देंगे? सर 5000 टोटल है, जिनके पास 5 है उनको हम 6 देंगे, तो ये नंबर ऑफ शेयर आ गया। ठीक। एक्सचेंज रेशियो किस में दिया था? नंबर ऑफ शेयर में। नंबर ऑफ शेयर आ गया इनटू इश्यू प्राइस। पता ना इश्यू प्राइस कितना है? 125। तो बताओ, पीसी पूछे तो सर पेमेंट टू इक्विटी 8,50,000, पेमेंट टू प्रेफरेंस 1,50,000, टोटल 10 लाख जो हो जाएगा दोनों को जोड़ के, ये है परचेज कंसिडरेशन। ठीक, समझ में आया क्या? चलो, दूसरा तरीका है पीसी निकालने का, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड, ठीक। ध्यान से सुनना, पीसी में बहुत टाइम लगा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पीसी कैलकुलेट गलत कर दिया, सब गलत हो जाएगा। अब अगर नहीं दिया, ठीक, कि हम मालिकों को कितना दे रहे हैं, तब कैसे पता चलेगा कि बिजनेस जो खरीदा हमने उसमें कितना पेमेंट करी? सर जितना का नेट एसेट लाया उतना ही पेमेंट किया, हमें ही मानेंगे। लॉजिकल तो यही है ना। तो पीसी अगर नेट पेमेंट मेथड से नहीं निकल सकता तभी नेट एसेट मेथड से निकालेंगे, या फिर क्लियरली बोले कि नेट एसेट से निकालो, तब तो दिक्कत नहीं। पर अगर दोनों मेथड अप्लाई हो सकता है, यानी कि इक्विटी प्रेफरेंस को कितना पेमेंट किया ये भी दिया हो, और नेट एसेट से भी निकल सकता है, तो कौन सा मेथड से निकालेंगे? नेट पेमेंट मेथड। इसीलिए जब आप AS14 पढ़ोगे तो जो पीसी का डेफिनेशन है वो नेट पेमेंट में जो आपको पढ़ा है वो दे रखा है। ठीक, तो नेट एसेट मेथड से कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है, जितने भी एसेट लेके आ रहे हैं उनका फेयर वैल्यू ले लो, फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट टेकन। जो लेके आ रहे हैं भाई साहब, मैं तो पेमेंट उसी के लिए दूंगा ना जो जो एसेट ले आया। हो सकता है उसके बिजनेस का कोई एसेट मैं लेके नहीं आया, तो वो थोड़ी ना लूंगा। लेस पेएबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी,
अच्छा, फेयर वैल्यू पे क्यों ले रहे हैं? तो ये आ गया नेट एसेट, इतना ही पीसी होगा। ठीक, क्योंकि जितना नेट एसेट लेके आ रहा है उतना ही पीसी है, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व इसमें नहीं आएगा। ठीक है। फेयर वैल्यू पे क्यों ले रहे हैं? सर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई एसेट बुक में बुक वैल्यू कुछ और हो, पर जब हम खरीदने गए तो हम बाद में नेगोशिएट करते हैं कि नहीं, एसेट की दाम लगाएंगे कि नहीं। तो फेयर वैल्यू मतलब करंट क्या प्राइस है उस एसेट का, अगर उस एसेट को एक्सचेंज किया जाए किसी और एसेट से तो किस वैल्यू पे जाएगा, वो उसका फेयर वैल्यू है। तो फेयर वैल्यू दिया हो तो फेयर वैल्यू लेंगे। वैसे ही लायबिलिटी बुक में तो कुछ और हो सकता है, जैसे कि डिबेंचर बुक में 10 लाख का है, पर रिडीम्ड करते टाइम 10% प्रीमियम यानी कि 11 लाख पे करना है। अब मैं उसका डिबेंचर लाया तो मेरे लिए तो ऑब्लिगेशन भले ही दिख रहा है 10 लाख का, है ना, पर मुझे क्या करना है, प्रीमियम पे रिडीम्ड करना है 11 लाख पे, तो मेरे लिए तो ऑब्लिगेशन 11 लाख है, इसलिए लायबिलिटी पेएबल वैल्यू पे लेके आएंगे। ठीक, नोट लिखो जरा प्यारे प्यारे। अगर फेयर वैल्यू नॉट गिवन तो किसी एसेट का फेयर वैल्यू ना दिया हो या लायबिलिटी का पेएबल वैल्यू ना दिया हो तो बुक वैल्यू पे ले लेंगे। दूसरा, इंटेंजिबल है वेंडर कंपनी के बुक में, तो अगर फेयर वैल्यू पता है तभी लेंगे, अगर फेयर वैल्यू नहीं पता तो उसका वैल्यू मानेंगे नील। ठीक, मान लो मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, उसके बुक में इंटेंजिबल भी दिख रहा है। ठीक, अब जो भी इंटेंजिबल है वो तो बुक में दिख रहा है, आज के डेट में अगर उसका कुछ फेयर वैल्यू है तो ठीक है, लेके आएंगे इंटेंजिबल को फेयर वैल्यू पे, पीसी में यहाँ पे दिखाएंगे इंटेंजिबल भी कि एसेट के रूप में लेके आए। फेयर वैल्यू नहीं है तो उसको फेयर वैल्यू नील मानते हैं, यानी कि लेके नहीं आएंगे, मानेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे आप अपनी बुक में इंटेंजिबल कितने को दिखा रहे हो, उससे क्या मतलब है, आज की डेट में उस इंटेंजिबल का कोई वैल्यू ही नहीं है, मान लो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगा नहीं, तो दिखाने का क्या मतलब है, फिर मैं अपने बुक में क्यों लेके आऊंगा। ठीक, तो इसलिए इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू दिया हो तो लेंगे पीसी में, फेयर वैल्यू पे ना दिया हो तो नहीं लेंगे। और सारे एसेट के लिए क्या था, ना दिया हो फेयर वैल्यू तो बुक वैल्यू पे लेते हैं। करेक्ट। थर्ड, कुछ भी ना बोले तो हम क्या मानते हैं कि सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हुए हैं, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एक्सेप्ट टू एक्सटेंड ऑफ रियलाइजेशन या लिक्विडेशन एक्सपेंस। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि कुछ भी ना बोले तो हम क्या मानेंगे कि उसका सारा एसेट और सारी लायबिलिटी हम लेके आ गए। करेक्ट, सारी एसेट सारी लायबिलिटी लेके आ गए। उसका कैश एंड बैंक भी, तो हाँ जी कैश एंड बैंक भी, पर पूरा नहीं। अगर मान लो कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस है जो उसको मीट करना है, जैसे कि हम उसका बिजनेस लेके आ रहे हैं, कोई एसेट मान लो नहीं लेके आए होंगे या कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेके आए होंगे, तो उस एसेट का सेटलमेंट करेगा, बेच के पैसा लाएगा, ऑब्लिगेशन पे करेगा, तो उस कंपनी को बंद करने का, लिक्विडेट करने का, बुक क्लोज करने का कुछ खर्चा आता है। वो खर्चे के लिए तो उसके पास कैश होना चाहिए, तो उतना छोड़ के लाएंगे, कहने का मतलब है। ठीक। अगर कैश एंड बैंक 40,000 है और लिक्विडेशन एक्सपेंस दे रखा है 10,000, तो बताओ हम क्या मानेंगे कि 30,000 हम लेके आए, ये कहने का मतलब है। ठीक, तो ये सारे नोट्स में लिखा हुआ है, चलिए जरा ये रहा, टिक करो जरा फटाफट से। फेयर वैल्यू ना दिया हो तो बुक वैल्यू पे लेंगे। दूसरा, क्वेश्चन साइलेंट हो कैश एंड बैक को तो लेके आएंगे एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड ऑफ रियलाइजेशन या लिक्विडेशन एक्सपेंस। तीसरा, इंटेंजिबल वेंडर कंपनी का दिया हो, फेयर वैल्यू दिया तो फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे, ना दिया हो तो नील मानते हैं, फिर लाने की जरूरत नहीं, किसी काम का नहीं है इंटेंजिबल, ऐसे तो बुक में कुछ भी दिखा दो इंटेंजिबल। ठीक है, और सारा एसेट क्यों बुक वैल्यू पे ले रहे थे, फेयर वैल्यू ना दिया हो। सर और सारा तो फिजिकल एसेट है, दिख रहा है, दिख रहा है तो हम बेच के पैसे तो ले ही लेंगे एटलीस्ट बुक वैल्यू के बराबर, तो इसलिए उसे एसेट हम मान रहे। इंटेंजिबल तो दिखता भी नहीं है और फेयर वैल्यू भी नहीं है। कई बार आपके क्वेश्चन में, अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू हो रहा है,
इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करवाता है। समटाइम्स जो फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल है, जैसे कि बड़ा फेमस है गुडविल, ये हमें कैलकुलेट करवाएगा, दिया नहीं, पर ये भी नहीं बोल रहा है नील है, बोल रहा है फेयर वैल्यू कैलकुलेट करिए। होता क्या है कि रियल लाइफ में जब हम किसी के बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो इंटेंजिबल के दाम लगाते हैं, तो किसी ना किसी मेथड से तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट होता होगा, तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल सकता है। कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल वैल्यूएशन अब पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि बताओ ये पुरानी कंपनी थी, करेक्ट, ठीक है, हमें पता है ये पुरानी कंपनी थी तो इसकी एवरेज प्रॉफिट इतना था, पीछे पास्ट ट्रेंड को देख के एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा, 5 साल का दिया तो 5 साल का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक। अब मान लो ये क्वेश्चन बोले कि अगले 4 साल तक इस गुडविल की बदौलत हम कमाने वाले हैं, तो एक तो तरीका है नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट लीजिए इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये आ गया गुडविल की वैल्यू, दे रखा होगा आपको, ठीक। दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है एवरेज प्रॉफिट ये रहा डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ जाएगा कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड। मान लो एवरेज प्रॉफिट हम 10 लाख कमाते हैं और दुनिया ऑन एन एवरेज 10% अपने कैपिटल पे कमाती है, तो पता है 1 करोड़ कैपिटल चाहिए अपने को नॉर्मली उतना प्रॉफिट कमाने के लिए। मैं अगर बोलूँ मैं 10 लाख कमाता हूँ, ठीक और दुनिया 10% कमाती है अपने कैपिटल पे, तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा 10 लाख कमाने के लिए? 1 करोड़। 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। कैसे निकलेगा सर? 10 लाख डिवाइड कर दीजिए 10% से, तो 1 करोड़ आ गया। ये तो कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक। यानी कि अगर जैसे मेरे ऑन एन एवरेज लोग कमाते हैं इंडस्ट्री में, उसी रेट से कमाना हो तो 10 लाख कमाने के लिए 1 करोड़ कैपिटल लगाना जरूरी है। पर रियल में देखा जाए कैपिटल इम्प्लॉयड तो वो कितना है? मान लो ये 1 करोड़ था रिक्वायर्ड कैपिटल, और रियल में देखा जाए तो सिर्फ मैंने 80 लाख ही लगा रखा है, यानी कि मैं कमी कैपिटल में कमा रहा हूं ना, तो ये 20 लाख जो हिडन कैपिटल है, यही तो है गुडविल, यही है गुडविल, ठीक। ये तो एवरेज प्रॉफिट तरीके से था। दूसरा है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब एक और नोट लिख लो, जब भी हम एवरेज निकालते हैं ना, नोट टू नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट में कोई भी अबनॉर्मल आइटम नहीं लेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम लेते हैं, ठीक, और नॉर्मल आइटम लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे? एग्जाम्पल के रूप में देखो, किसी साल के प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम जुड़ा है 10 लाख, अरे इंश्योरेंस क्लेम हम कमाए थोड़ी ना, बाई चांस कभी आ गया आ गया, हमेशा तो होएगा नहीं वो, तो उसको हटाना पड़ेगा। किसी साल के प्रॉफिट में 5 लाख का लॉस हमने घटा रखा है, फायर इनकर्ड हुआ था, वो लॉस हो गया, वो हमेशा तो होगा नहीं, है कि नहीं? तो जो हम नॉर्मली कमाते हैं अपनी बिजनेस करके, वो प्रॉफिट लेना होता है, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें अब नॉर्मल आइटम, एक्सेप्शनल आइटम हटा के, ये समझ में आया। और दूसरा, एवरेज निकालने के दो तरीके होते हैं, एक सिंपल एवरेज, यानी कि 4 साल का प्रॉफिट दिया तो चारों को जोड़ो, डिवाइड बाई 4। दूसरा वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज यहाँ पे नोट्स में मैंने लिख रखा है, तो यहीं पे टिक करा देता हूँ। वेटेड एवरेज तब लगाते हैं जब प्रॉफिट में ट्रेंड हो, जरूरी नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो तो चलेगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड। जैसे कि हमारे केस में 1 साल पहले का प्रॉफिट ये रहा, 2 साल पहले का प्रॉफिट ये रहा, 3 साल पहले का प्रॉफिट ये रहा,
ट्रेंड है प्रॉफिट में, बिल्कुल देखना जरा ट्रेंड। 3 साल पहले इतना कमाए थे, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, डिक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट है। तो वेट दे देते हैं जो लेटेस्ट ईयर है 1 साल पहले, ये ज्यादा रियलिस्टिक हमें व्यू देता है प्रॉफिट का, पिछले साल ही कमाई है, ये बढ़िया एस्टिमेट देता है, तो इसका वेट 3, इसका 2, इसका 1, यानी कि उल्टा वेट देंगे, लेटेस्ट वाले का वेट ज्यादा, ओल्डर प्रॉफिट का कम। ठीक, निकालते कैसे? प्रॉफिट इंटू वेट प्लस प्रॉफिट इंटू वेट प्लस प्रॉफिट इंटू वेट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई सम ऑफ वेट। ठीक, यहाँ पे लिख रखा है, अच्छा नहीं लिखा है कोई बात नहीं। तो अगर आपको ना कुछ बोले तो भले ही क्वेश्चन में ट्रेंड दिया हो, आप कैसे निकालोगे? सिंपल एवरेज से ही निकाल लेना। इंस्टीट्यूट खुद भी सिंपल एवरेज फॉलो करता है, लिखा है दोनों, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, पर फॉलो करता है सिंपल एवरेज। 4 साल का प्रॉफिट है, चारों को डिवाइड कर दो, जोड़ के डिवाइड कर दो 4 से, सिंपल एवरेज निकालना है। ठीक, चलो सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट ये हो गया जो हम कमाते हैं, वेंडर कंपनी कमाती है, लेस एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, उतना ही पैसा लगा के दुनिया कितना कमाती है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो एडिशनल हम कमा रहे हैं यही है सुपर प्रॉफिट। मान लो हम कमाते 1 लाख, पर हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाया जाए तो सिर्फ 70,000 आता है, यानी कि दुनिया उतने ही पैसों पे 70,000 कमाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं ना, दैट इज सुपर प्रॉफिट। पता है सुपर प्रॉफिट क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू गुडविल। अरे उतने पैसे लगा के दुनिया 70,000 कमा रही है, तो आप 1 लाख क्यों कमा रहे हो? आपकी गुडविल की वजह से। ठीक, तो एक नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर बोले तो सुपर प्रॉफिट का ईयर परचेज बड़ा सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू एन, जैसे इसमें एवरेज प्रॉफिट का बोला था तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर से। दूसरा कैपिटलाइजेशन बोले, सुपर प्रॉफिट इंटू एनआरआर, घटाओगे कैपिटल इंप्लॉयड? नहीं, क्यों सर? इसमें तो एवरेज प्रॉफिट से निकाला था, तो हमने हिडन कैपिटल निकाला, कितना ऐसा कैपिटल है, जैसे कि केस में मैंने एक्सप्लेन किया था, 80 लाख चाहिए, सॉरी 1 करोड़ चाहिए, पर 80 लाख ही हमने लगा रखा है, तो ये हिडन कैपिटल। इसमें तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा वाले प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, तो ये जो कैपिटल आएगा ना, ये सीधा गुडविल रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटलाइजेशन। क्यों सर? एवरेज प्रॉफिट से ना निकाल के सिर्फ जो इंक्रीमेंटल सुपर प्रॉफिट है उसी का कैपिटलाइजेशन है, इसीलिए सीधा गुडविल को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है एन्यूटी, इसमें एक एन्यूटी भी होता है। एन्यूटी जब दे तो सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी फैक्टर, जितने साल का होगा उतने साल का एन्यूटी फैक्टर आपको दिया रहेगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इंटू कर दोगे, तो ऐसे आता है गुडविल वैल्यूएशन। जरा टिक कर लो फटाफट से। एवरेज प्रॉफिट में 2 है, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दूसरा कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर करते हैं तो ये आता है कैपिटल रिक्वायर्ड, माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आता है जो एडिशनल हिडन कैपिटल है, यही है गुडविल। ठीक, सुपर प्रॉफिट में 3 तरीका है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कैपिटलाइजेशन, एन्यूटी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा के इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो ये पहला मेथड है। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे एनआरआर से, तो जो कैपिटलाइजेशन आएगा ये सीधा ही गुडविल को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा मेथड है। तीसरा एन्यूटी फैक्टर से इनटू करके। जब भी एवरेज प्रॉफिट लेते हैं वेंडर कंपनी का गुडविल वैल्यूएशन के लिए, याद रखना किसी भी कंपनी का गुडविल वैल्यूएशन करना है उसका एवरेज प्रॉफिट लेते हैं तो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं, कोई भी अब नॉर्मल या एक्सेप्शनल आइटम उसमें कंसीडर नहीं होता। ठीक, चलो जरा एक गुडविल वैल्यूएशन पे क्वेश्चन बता दूं तुम्हें। कहीं तो था ये क्वेश्चन, आपकी बुक में भी ये रहा। ध्यान से सुनना। द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड ऑब्जर्व ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड तो वेंडर कंपनी है और बी लिमिटेड है परचेजिंग कंपनी। ठीक, क्या बोलता है? बी लिमिटेड टेक ओवर ऑल एसेट एक्सेप्ट बैंक
अब जब बोल दिया बैंक को नहीं लेके आ रहे तो नहीं लेके आ रहे। अब बैंक को छोड़ के बचा हुआ कितने एसेट है, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चार एसेट बैंक को नहीं लेके आना है। गुडविल बुक में क्या दिया है इससे मतलब नहीं, अगर फेयर वैल्यू नीचे दिया है तो लेके आएंगे नहीं तो नहीं लेके आएंगे। शेयर इश्यू एक्सपेंस, ये तो एसेट है ही नहीं, ये क्या है बताओ फटाफट से। सर जैसे कि कैपिटल जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका सारे रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वैसे ही एक्यूमुलेटेड लॉसेज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो ये हम देखेंगे अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है उसमें जाता है, थोड़ी देर में अभी लेजर पे आऊंगा तो बताऊंगा। अब बताओ सारे एसेट लेके आ रहे हैं 90% डिस्काउंट पे, तो ये सारा एसेट है, इनका टोटल ये रहा इंटू 90%, तो ये तो एसेट हो गया। फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट दिया रहेगा, कौन सा एसेट का फेयर वैल्यू कितना है, हमारे केस में 90% पे बोला है तो 90% पे लेके आए, करेक्ट। अब गुडविल के लिए कुछ कह रहा है, गुडविल आर टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सर सुपर प्रॉफिट में इंटू 4 करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8% ऑन अ कंबाइंड कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। ठीक, यहां देखो एवरेज प्रॉफिट दिया है ये रहा। अब जरा बताना सर एवरेज प्रॉफिट है 124,400 लेस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड में क्या लेना है, किस कैपिटल पे निकालना है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व बताएंगे जरा। शेयर कैपिटल 8 लाख का है, रिजर्व 80,000 का है, जनरल रिजर्व 8,80,000 कितना 8%, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। ये है सुपर प्रॉफिट, करेक्ट, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल, सर सुपर प्रॉफिट 54,000 और 4 साल लेना है 2,16,000, क्योंकि गुडविल का फेयर वैल्यू हमने निकाला है तो गुडविल किस पे लेंगे, ये रहा फेयर वैल्यू पे, ये ले लिया है। ठीक, आगे देखो बी लिमिटेड टेक ओवर ट्रेड पेबल एट बुक वैल्यू। ठीक, बी लिमिटेड क्या है, ट्रेड पेबल को बुक वैल्यू पे लिया, कोई बात नहीं, और कोई लायबिलिटी नहीं लिया क्या, सिर्फ ट्रेड पेबल बोला है तो सिर्फ ट्रेड पेबल लेंगे, बुक वैल्यू पे लेना है तो 3,20,000, ये रहा 3,20,000, घटाया तो ये आ गया पीसी 2,10,000। अब आपके मन में आएगा सर ये जो हमने नहीं ले आया उससे 10% डिबेंचर, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना पे कर देगा। लोन फ्रॉम ए लिमिटेड, अब ये ए लिमिटेड ही है और ये लोन फ्रॉम ए ना किसी इंडिविजुअल से लोन ले रखा है, ए लिमिटेड कंपनी का नाम है, किसी बंदे से लोन ले रखा है जिस बंदे का नाम है ए। ठीक, अब बताओ ये लोन भी हम नहीं लेके आए तो क्या करेगा, लोन अपना पेमेंट करेगा, और क्या हमें क्या जितना एसेट लेके आए उसके बदले में पेमेंट देंगे, तो पीसी कैलकुलेट करते टाइम सारा एसेट लेंगे लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन करके लेंगे, और लायबिलिटी में क्या लेके आए, ट्रेड पेबल, कुछ बोला है ट्रेड पेबल के बारे में, हाँ जी क्या बोला है कि बुक वैल्यू पे लेके आया। तो ये तो आ गया पीसी। उसके बाद देखना पीसी की पेमेंट कैसे करिए, परचेज कंसिडरेशन इज पेड इन कैश टू द एक्सटेंट 6 लाख, 12,10,000 में से 6 लाख तो कैश में दे दिया, बचा हुआ एंड बैलेंस पेड इन फुल्ली इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, शेयर का फेस वैल्यू 100 था पर इश्यू प्राइस कितना था 125, तो 6,10,000 ये रहा। नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो 125 इश्यू प्राइस से डिवाइड करेंगे तो ये रहा, बताओ 6,10,000 डिवाइड बाई 125, ये रहा। तो शेयर कैपिटल में पता है इतना जाएगा 4,88,000, और प्रीमियम कितना होगा सर 25 रुपीज प्रीमियम है 4,880,
ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक, कोई बात नहीं, इतना समझ में आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं जरा वेंडर कंपनी के बुक में। इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी, इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी मान लेते हैं ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, इसका एसेट लायबिलिटी इधर ट्रांसफर हो रहा है, एक्वायर हो गया ये, बदले में ये पीसी देगा, करेक्ट। ये है वेंडर कंपनी। ठीक, अब हमने इसकी एसेट लायबिलिटी एक्वायर करके पेमेंट कर दी पीसी का। ये पुरानी कंपनी तो अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, तो इसका जो बैलेंसेज है बैलेंस शीट के, ठीक, जो बुक्स है, इसका बुक्स क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एक हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, ये नई कंपनी है जो एसेट लायबिलिटी लेके आई है, ये अपने बुक में इनकॉर्पोरेट करेगी, इनकॉर्पोरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो अभी हम ये पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेंडर कंपनी अपना बुक कैसे क्लोज करेगा, जो पुरानी कंपनी है। ठीक है, चलो नोट्स में ही फटाफट टिक करा देता हूं, टाइम नहीं है अपने पास। सबसे पहला देखो, ये 11 जो स्टेप है ना याद कर लेना, 11 स्टेप याद रहेगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप, सर बुक क्लोज करनी है ना, तो एसेट एंड लायबिलिटी बुक से हटा देते हैं। यानी कि एसेट एंड लायबिलिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ फटाफट से, हटाना पड़ेगा बुक से। एसेट की डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको बुक से हटाना पड़ा तो क्रेडिट करेंगे, तो बुक से हट जाएगा। तो बताओ, एसेट अकाउंट तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे, एक अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कुछ नहीं है, एक अकाउंट है जो पूरा वेंडर कंपनी का बुक क्लोज करते टाइम क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है एसेट लायबिलिटी के सेटलमेंट में, ये बताता है। कुछ नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट एक अकाउंट है जो हमें क्या बताता है, सारा एसेट लायबिलिटी पुरानी कंपनी का सेटल्ड करके कितना नाफा नुकसान हुआ, इसलिए नाम भी देखो रियलाइजेशन लिखा हुआ है। ठीक तो सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट अब सारे नील हो गए बुक से, डेबिट बैलेंस था, एसेट को क्रेडिट किया तो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक, ये ट्रांसफर बुक वैल्यू पे क्यों करना है, क्योंकि सर बुक वैल्यू पे ही, जिस वैल्यू पे बुक में है, बुक से हटाने के लिए उसी वैल्यू पे तो क्रेडिट एंट्री पास करनी पड़ेगी एसेट का। दूसरा, सारे लायबिलिटी आपको ट्रांसफर करना है बुक वैल्यू पे। ठीक, अब लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करोगे, क्रेडिट था डेबिट किया तो बुक से हट जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश एंड बैंक को रियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरा, थर्ड स्टेप है, एसेट को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में, लायबिलिटी ट्रांसफर किया, पीसीयू ड्यू करेंगे। ये वेंडर कंपनी है, हमारे केस में ये वेंडर कंपनी है, इसे इससे पैसे लेने हैं, तो ड्यू करेगा, एंट्री पास करेगा, कितने पैसे लेने हैं, वो है पीसीयू ड्यू की एंट्री। देखो, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे पैसे लेने तो उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू रियलाइजेशन। चौथी एंट्री में कोई एसेट ऐसा भी तो हो सकता है जो वेंडर, जो परचेसिंग कंपनी लेके नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूंगा, उस एसेट का, अब कंपनी बंद हो रही है, सेल करूंगा। एसेट जब सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट अकाउंट क्यों नहीं किया, सर एसेट तो ऑलरेडी बुक से हटा चुके हैं, एसेट को रियलाइजेशन में भेज चुके हैं, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट कर रहे हैं। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट बड़ी सिंपल चीज है, सारे एसेट एंड लायबिलिटी का सेटलमेंट करके कितना नाफा नुकसान हुआ ये बता देगा। कोई लायबिलिटी जो नहीं लेके गया, जैसे मेरे केस में अभी जो क्वेश्चन करा रहा था, डिबेंचर नहीं लेके गया था, ठीक, लोन फ्रॉम ए लिमिटेड नहीं लेके गया था, तो उसको हमें पे तो करना पड़ेगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया, सर लायबिलिटी तो सारा राइट ऑफ कर दिया है बुक से। एंट्री नंबर 2 में लिक्विडेशन एक्सपेंस, कई बार ये सब करने में, एसेट सेटलमेंट, लायबिलिटी की पेमेंट
हमें क्या होता है, कोई खर्चा करना पड़ता है रियलाइजेशन के लिए। ठीक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बताओ बैलेंस शीट में इधर सारे एसेट को हमने हटा दिया, ठीक, एंट्री पास करके बुक से हटा दिया, लायबिलिटी को भी हटा दिया, बचा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर फंड के आइटम, प्रीफरेंस शेयर होल्डर फंड के आइटम, तो जरा ये भी कैंसिल करो, कैंसिल इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल करके प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट एक खोल देंगे, उसमें भेजेंगे, ठीक, और उनकी क्लेम सेटलमेंट करेंगे अभी थोड़ी देर में। इक्विटी को कैंसिल करके देखो, बुक से इक्विटी हटेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर का है, सारे रिजर्व किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, जैसे कि शेयर इश्यू एक्सपेंस, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा। ये याद रखना, जब फायदा सारा इक्विटी का तो नुकसान भी तो इक्विटी का ही होता है। फिर पीसी रिसीव हुआ, पैसे आए परचेजिंग कंपनी से, तो एंट्री दिखानी पड़ेगी, जो जो मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर मिला तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ जो भी कंपनी है परचेजिंग कंपनी, वो डेबिट टू परचेसिंग कंपनी, पेमेंट कर दिया तो, जब ड्यू किया था तो इसका अकाउंट डेबिट किया था, पे कर दिया तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक। फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दे दो, प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बदले आया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करो, अभी यहाँ पे किया था ना, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट डेबिट कर दिया, बंद हो गया वो अकाउंट, और जो जो पेमेंट थी ये दे दिया, कोई नफा नुकसान हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे, और उसमें जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो नफा नुकसान जो होगा वो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अकाउंट में भेजेंगे, ठीक। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड के साइड में जाके, लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में डेबिट होगा। फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड का अकाउंट सेटलमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड बंद करो, और उनको जो मिलने वाली है इक्विटी वाले को पेमेंट दे दो, ऑटोमेटिकली सब सेटल्ड हो जाएगा, ठीक। लेजर में अगर ध्यान से देखें, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 1, सारे एसेट हम ट्रांसफर कर रहे थे रियलाइजेशन में, बुक वैल्यू पे, क्योंकि बुक से एसेट को हटाना था, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक नहीं, क्योंकि उन्हें रियलाइज करना नहीं पड़ता। दूसरा, सारे लायबिलिटी को, ठीक। थर्ड में पीसीयू ड्यू कर रहे थे, वो भी रियलाइजेशन में अकाउंट में आ रहा था, याद करिए जर्नल एंट्री पीसीयू ड्यू का, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चौथे में जो एसेट नहीं लेके गया वो बिकेगा, ये रहा एसेट सोल्ड। पांचवे में जो लायबिलिटी नहीं लेके गया वो हम पे करेंगे। छठे में लिक्विडेशन एक्सपेंस था, ठीक। 7 नंबर में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर कोई कैश एंड बैंक था, जो कैश एंड बैंक को मैंने क्या बोला था, एंट्री नंबर 1 में नहीं यहाँ पे दिखाना है, क्यों, क्योंकि उन्हें रियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो रियलाइजेशन में भेजना नहीं है। लेकिन मान लो वो लेके जा रहा है, अगर कैश एंड बैंक परचेजिंग कंपनी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तब दिखाएंगे ट्रांसफर टू, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको जरा अच्छा, ये आई थिंक पीडीएफ है, एडिट नहीं हो रहा, अब ठीक कर लेना, ठीक है। जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा उसमें ये परचेसिंग कंपनी होना चाहिए था, परचेसिंग कंपनी को जो ट्रांसफर किया। उसके बाद बताओ सर, इक्विटी और प्रेफरेंस का कैंसिल किया था हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी के साथ साथ रिजर्व वगैरह भी जाता है उसमें, ये ध्यान रखना है आपको। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज किया था, यहाँ देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या किया था, जब कैंसिल किया था तो इधर आया एंट्री नंबर 7 में, और जितना इनको मिलना था वो चीजें दे दी, जो नफा नुकसान हुआ वो रियलाइजेशन में जाता है, तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, और अंत में रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाता है। ये तो पहला लेजर था। दूसरा परचेसिंग कंपनी का लेजर, जब ड्यू किया था टू रियलाइजेशन लिखोगे, जब मिल गया परचेसिंग कंपनी से पीसी तो यहां दिखा दोगे, इसका भी लेजर कंप्लीट। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर समझा दिया, कैश एंड बैंक पे आओ। कैश एंड बैंक का कुछ ओपनिंग होगा, करेक्ट, एसेट कई बार बिकता है तो आता है,
लायबिलिटी पे किया, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया, करेक्ट। ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर भी, अगर परचेजिंग कंपनी को भेजा तो वो भी दिखाना पड़ेगा। साथ ही में पीसी में जो पैसे आए डेबिट साइड में, साथ ही में जो हमने पेमेंट किया प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कितना कैश दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना कैश दिया, ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर पे आते हैं। ये इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस इनके क्लेम में जुड़ा है, वैसे ही अगर कोई एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस है, कोई राइट ऑफ करने वाले खर्चे, वो डेबिट साइड में दिखाओगे, यहीं पे आएगा, ठीक। फिर क्या आता है सर, रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, लॉस है तो इधर डेबिट साइड में दिखाओगे, और अंत में इनको जो पेमेंट मिलने वाली है वो दिखा दोगे, तो ऑटोमेटिकली ये भी टैली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये लिखा है लायबिलिटी अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन। अगर मान लो कोई हमने अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अलग किया है किसी खर्चे के लिए, तो हमारे लिए क्या है, एक रिजर्व के रूप में, जैसे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मान लो हमने रिजर्व बना रखा है कि वर्कमैन का कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कंपेंसेशन देना पड़ा, तो ये रहा, ठीक। अब हो क्या रहा है, ऑफ बैलेंस शीट आपको एक आइटम दे दिया 5000 का कि लायबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में ये है, तो आप इसको इनकॉर्पोरेट करोगे, कैसे करोगे, वर्कमैन रिजर्व को कैंसिल करो, करेक्ट, टू लायबिलिटी को राइज करो, टू बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर। अब जब वेंडर कंपनी का बुक बनाएंगे तो यहां देखो इक्विटी शेयर होल्डर में कितना जाएगा 3000, 5000 का लायबिलिटी अराइज हो गया बुक में। पता है स्टेप नंबर 2 में लायबिलिटी को रियलाइजेशन में भेजते हैं, तो ये रहा स्टेप नंबर 2 मैंने लिख दिया, रियलाइजेशन में इसको दिखाना पड़ेगा। समझ में आया गया, तो ये है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में जो दिख रही है उसको हमें हटाना पड़ेगा बैलेंस शीट से। लायबिलिटी है, रियलाइजेशन में दिखाओगे, स्टेप नंबर 2 में राइट ऑफ करोगे तो बुक से लायबिलिटी हट गई, लेकिन जो पेमेंट करनी पड़ती है लायबिलिटी वो भी तो दिखाना पड़ेगा, तो स्टेप नंबर 5 में लायबिलिटी पेमेंट, तो टैक्स पेड जो है ऑफ बैलेंस शीट देगा वो दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जरा हम जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, इसी क्वेश्चन में आपको कराता हूं। ये हमने देख लिया पीसी कंप्यूटेशन करने का। अब जरा वेंडर कंपनी का बुक, प्रिपेयर नेसेसरी लेबर टू क्लोज द बुक ऑफ ए लिमिटेड, ये तो वेंडर की बुक की बात कर रहा है। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, ये हमने पढ़ा नहीं है, परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट। चलो जरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, सारे एसेट को ट्रांसफर करोगे बुक वैल्यू पे, ये रहे। कैश एंड बैंक भेजोगे क्या, देखो ऐसे एंट्री नंबर 1 में सर नहीं भेजते, लेकिन अगर ट्रांसफर कर रहे हैं कैश एंड बैंक परचेसिंग कंपनी को तब दिखाते हैं रियलाइजेशन में, तो ट्रांसफर तो कर ही नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट बैंक बैलेंस लिखा है, कोई बात नहीं। फिर सारी लायबिलिटी लाओगे बुक वैल्यू पे, ये रहा। आपके मन में एक ख्याल आ सकता है सर डिबेंचर था 10%, इन्होंने लिया नहीं, सर लोन फ्रॉम ए लिमिटेड था, इन्होंने लिया नहीं, कितना है 4 लाख 1,60,000, इन्होंने नहीं लिया, आप ले लो 4 लाख 1,60,000। तो इधर आपने लायबिलिटी को राइट ऑफ किया, वो लेके गया नहीं, तो इधर पेमेंट में दिखानी पड़ेगी, टू बैंक डिबेंचर का पेमेंट, टू बैंक लोन फ्रॉम ए लिमिटेड डाल दोगे। अल्टीमेटली ये जो आएगा ना प्रॉफिट लॉसेस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड में सेमी अमाउंट का एंट्री डाला, इन्होंने सीधा बैंक में वो चीजें दिखा दी हैं, ये थोड़ा गड़बड़ करा है, इन्होंने सीधा बैंक में वो चीजें दिखा दी हैं। यहाँ देखो बैंक में वो पेमेंट दिखाया है पर रियलाइजेशन में नहीं दिखाया, तो एंट्री वैसे नहीं करना जैसे मैं समझाया वैसे करना। स्टेप नंबर 2 में लायबिलिटी राइट ऑफ, स्टेप नंबर 3 में पीसी ड्यू, किससे, बी लिमिटेड से, परचेसिंग कंपनी है इन्होंने तो पीसी ड्यू किया। स्टेप नंबर 4 में सर एसेट बेचेंगे जो नहीं लेके गया, इधर तो सारा एसेट लेके गया। स्टेप नंबर 5 में लायबिलिटी पे करेंगे अगर कोई नहीं लेके गया, हमने देखो लायबिलिटी पे करवा दी। स्टेप नंबर 6 में लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे, क्या कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस है, क्वेश्चन में दिया है,
लिक्विडेशन एक्सपेंस है 16,000 टू बैंक। स्टेप नंबर 7 में प्रीफरेंस का अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल तो नहीं है, इक्विटी है 8 लाख प्लस साथ ही में रिजर्व है 80,000। इक्विटी में रिजर्व जाता है तो क्या ये एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस जो है राइट ऑफ करने वाले, ये कहाँ जाएगा, ये भी इक्विटी में जाएगा। तो ये देखो स्टेप नंबर 8, ये सब करने की जरूरत नहीं, इतना चीज, इतना बनाने की अकाउंट की जरूरत नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाना, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बनाना, ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना, ये भी बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, ये देखो आया रिजर्व ऑन इक्विटी शेयर, जो लॉस शेयर इश्यू एक्सपेंस था, राइट ऑफ नहीं हुआ था, वो भी हमने डाल दिया। स्टेप नंबर 9 में बताओ सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम क्लोज करते हैं। 10 में बताओ सर 10 नंबर में हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेजते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने जब क्लोज किया तो इधर ये आ गया 76,000 लॉस है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेजेंगे, ये रहा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 11 बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज करते हैं। पता है हमें इतना आया है शेयर में तो ये दिखा दिया, और कैश एंड बैंक में कितना मिला तो इसके लिए कैश एंड बैंक करना पड़ेगा। आइए जरा बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस पीसी में 6 लाख हमें आया था, ठीक। 16,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, डिबेंचर होल्डर को उनके पेमेंट दिया, लोन लिया था ऐसे वो पेमेंट दिया, बचा हुआ जो पैसा है वो किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। ये इक्विटी शेयर होल्डर में डालोगे ऑटोमेटिकली बैलेंस होके टैली हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है नेसेसरी लेजर में आपको पता है क्या बनाना है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा सर परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, थर्ड कैश एंड बैंक तो बनाना है, चौथा प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, पांचवा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये मिनिमम है, इतना तो आपको बनाना ही बनाना है, एडिशनल एक आध बना दोगे चलेगा, नहीं बनाओगे चलेगा, ठीक। स्टेप बताइए कितने स्टेप में जर्नल या लेजर बनाओगे। सबसे पहला सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को रियलाइजेशन में भेजोगे बुक वैल्यू पे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। दूसरा सारे लायबिलिटी को भेजोगे बुक वैल्यू पे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। तीसरा पीसी ड्यू दिखाओगे, पीसी कितना मिलने वाला था ये दिखाओगे ड्यू करके। चौथा एसेट जो नहीं लेके गया उसे सोल्ड करेंगे, अगर ना लेके गया होता, मेरे केस में सब लेके गया और सेल प्राइस भी नहीं दिया तो बुक वैल्यू पे ही बिका है मानते हैं, और क्या। पांचवा नंबर सर लायबिलिटी जो नहीं लेके गया है उसे पे करेंगे। छठा नंबर लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में करना, गड़बड़ी नहीं होगी। 7 नंबर सर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल अलोंग विथ रिजर्व वगैरह। 8 नंबर पीसी रिसीव्ड। 9 नंबर प्रीफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट क्लोज करेंगे, इनको जो भी देना था वो देके, इनमें जो प्रॉफिट लॉस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। 10 नंबर रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे, एंड 11 नंबर बताओ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को बंद करेंगे, ठीक। ये अल्टीमेटली टैली हो जाएगा। मान लो सर आपने पढ़ाया कि एसेट जब सारे राइट ऑफ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे तो कैश एंड बैंक नहीं करेंगे, लेकिन आपने ये भी बताया कि अगर कैश एंड बैंक परचेसिंग कंपनी को भेज रहे हैं तब रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक। चलो समझ में आया क्या। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। अगर परचेसिंग कंपनी की बुक की बात करें तो परचेजिंग कंपनी एसेट एंड लायबिलिटी अपने बुक में दिखाएगा, अब प्लस उनको इनकॉर्पोरेट करके बैलेंस शीट बनाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपको जर्नल एंट्री भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सीधा बैलेंस शीट भले ही क्यों ना पूछे पर आप सीधा बैलेंस शीट बना नहीं पाओगे, ठीक।
उसमें मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आपको पहले जर्नल एंट्री पास करना है, प्रैक्टिस ऐसे करना है, जर्नल एंट्री पे हाथ बैठ जाए तब बैलेंस शीट बनाना है। ठीक, जब हम कोई चीज एग्रीमेंट करते हैं खरीदने का, तो उस समय एंट्री पे आप क्या पास करेंगे? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। करेक्ट। दूसरा, सेकेंड एंट्री में सारे एसेट लायबिलिटी लेके आओ। एसेट अकाउंट डेबिट, पीसी में जिस वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे एसेट दिखाए थे उसी वैल्यू पे ले आएंगे, टू लायबिलिटी अकाउंट। टू, ये बिजनेस परचेज डेबिट किया था, इस अकाउंट को कैंसिल करना है, क्रेडिट कर दो। अब बताओ, ये एसेट और लायबिलिटी, तो ये आ गए नेट एसेट, नेट एसेट है, और ये बिजनेस परचेज, ये तो जितना पीसी होगा उस अमाउंट से एंट्री पास हुई होती है। तो इनका जो डिफरेंस है, ये गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है। डेबिट हुआ तो गुडविल, क्रेडिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि पीसी और नेट एसेट का डिफरेंस जो है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है। तीसरा, भाई साहब पीसी पे कर दो, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी क्रेडिट किया था, एज अ लायबिलिटी दिखा के उसको डेबिट करो, अब पे कर रहे हैं, और जिस जिस मोड में पीसी डिस्चार्ज किया है वो यहाँ पे दिखा दोगे। चौथी एंट्री, अगर कोई लायबिलिटी हम लेके आए, मान लो उसका डिबेंचर लेके आए, अब हम रिडीम्ड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर कैंसिल करेंगे टू बैंक, या कई बार उसके बदले हम अपना डिबेंचर दे देते तो टू डिबेंचर, और क्या, कई बार क्रेडिटर की पेमेंट कर देते हैं, डिबेंचर की पेमेंट कर देते हैं, ये है। लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर हम लोग पे करें, उसका लिक्विडेशन एक्सपेंस मैं बियर कर रहा हूँ, टू बैंक तो आएगा क्योंकि पेमेंट मैंने करी। डेबिट क्या करेंगे? तो डेबिट करेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जो भी एंट्री नंबर 2 में है। एंट्री नंबर 2 में अगर गुडविल आया था इसमें, तो गुडविल डेबिट करेंगे। कैपिटल रिजर्व आया था तो गुडविल डेबिट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जब कैपिटल रिजर्व है अपने पास, उस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है दिखा रहे, तो उसी प्रॉफिट से राइट ऑफ करो कैपिटल रिजर्व। ठीक। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, मान लो कोई म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि मैंने अपने बुक में जो क्रेडिटर दिखा रहा है उसी के उसके बुक में वही डेटर है। ठीक। मान लो मेरा जो क्रेडिटर है उसका वो डेटर है। बीआरबीपी हो गया, मैंने किसी को बीपी दिया है, ठीक, उसने उसी इंसान से बीआर लिया है। सिमिलरली लोन गिवन लोन टेकन हो गया, किसी इंसान को मैंने लोन दिया है तो मेरे लिए एसेट है, वो उसी इंसान से लोन लिया है। अब होता क्या है, म्यूचुअल बैलेंसेस, मान लो मेरे बुक में क्रेडिटर है, सेम इंसान उसके बुक में डेटर है, मैं बुक लेके आया, ठीक है, उसका बिजनेस खरीद के आया। अब बताओ, तुमसे लेने थे 1 लाख, नई बिजनेस खरीद लिया, ये बिजनेस में तुमको देने हैं 1 लाख, तो हम कैंसिल नहीं कर देंगे म्यूचुअल बैलेंस, तुम्ही से लेना भी 1 लाख है, तुम्ही को देना भी 1 लाख है, तो इसलिए लायबिलिटी को डेबिट करोगे और एसेट को क्रेडिट करोगे तो म्यूचुअल बैलेंसेस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक। अगर बीआर इंडोर्स हो गया है और डिस्काउंट हो गया है, देन म्यूचुअल बैलेंस इज ओनली अप टू अनडिस्काउंटेड पोर्शन। ठीक। अगर डिस्काउंट हो चुका है वो, तो उतना नहीं लेना, जो अनडिस्काउंटेड पोर्शन है उतना ही म्यूचुअल बैलेंस है, उतना ही आपको कैंसिल करना है। नेक्स्ट एंट्री ध्यान रखना स्टॉक रिजर्व का। मान लो मैंने उसको बेचा था, अब उसकी बिजनेस खरीद ली, उसके स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, जो मैंने प्रॉफिट चार्ज करके बेचा था। अब वो इन्वेंट्री भी तो मेरा इन्वेंट्री हो गया, पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने प्रॉफिट चार्ज करके बेचा था, तो वो जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज है। क्यों? इन्वेंट्री तो मेरे पास ही वापस आ गया, पर उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है जो मैंने चार्ज किया था, तो उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। ये आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, AS 14 कहता है। कैसे? सर बड़ी सिंपल है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी एंट्री नंबर 2 में आया था, टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व स्टॉक कॉस्ट से घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक कॉस्ट पे आ जाएगा। ठीक। वेंडर कंपनी बेचे तो परचेसिंग कंपनी का, तब भी यही करना है। मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, परचेसिंग कंपनी जब सेल किया है तब भी यही एंट्री पास करनी है। वेंडर कंपनी अगर सेल करता है तब भी यही एंट्री पास करनी है। इसमें एक प्रॉब्लम मुझे पता है क्या लगती है, यहाँ पे लिख दिया हूं। जब वेंडर कंपनी मुझे बेचा तो प्रॉफिट तो उसने चार्ज किया, मेरे लिए तो इन्वेंट्री कॉस्ट पे ही है, मैंने खरीदा था। अब मैंने उस कंपनी को खरीद लिया, ठीक। अब जब उस कंपनी को खरीद लिया तो मुझे इस स्टॉक से स्टॉक रिजर्व निकालने की क्या जरूरत, मेरे लिए तो ये कॉस्ट पे है, जितने में खरीदा वही मेरे लिए कॉस्ट है। पर प्रॉब्लम ये है, इंस्टीट्यूट दोनों ही केस को, चाहे वेंडर से परचेसिंग कंपनी को बेचे या परचेसिंग वेंडर कंपनी को बेचे, स्टॉक रिजर्व
निकालता है तो दोनों में एंट्री सेम होगी, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी एंट्री नंबर 2 में आया था टू स्टॉक रिजर्व। और ध्यान रखेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व घटा के दिखाएंगे, नहीं तो मैच ही नहीं करेगा। ठीक, अब स्टैट्यूटरी चलो नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिजर्व। कई बार क्या होता है कि वेंडर कंपनी के बुक में स्टैट्यूटरी रिजर्व दिख रहा है। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है, एक काम करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक के लिए रहने देते हैं, अभी टाइम है। ठीक, इससे पहले स्पेशल पॉइंट पे आते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व थोड़ी देर में कराता हूँ, स्पेशल पॉइंट में आ जाओ जरा। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा प्रैक्टिस कर ले, हमने जर्नल एंट्री जो किया अभी इसी क्वेश्चन पे। प्रॉब्लम ये है कि जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में करा ही नहीं है। चलो कोई नहीं, दूसरे क्वेश्चन में करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। स्पेशल पॉइंट पे आ जाओ जरा। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने दे रखा है, बहुत डिटेल में आपको बनाने की जरूरत नहीं कि बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट भी बना रहे हैं, टाइम ही नहीं मैनेज होगा। तो इसी में मैंने लिख दिया सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी में बॉन्ड, डिबेंचर, बैंक लोन, ये सारे जो होंगे यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए, अदर करेंट लायबिलिटी हो गए। सिमिलरली एसेट में नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, सिंपल चीज है, आप समझ जाओगे। स्पेशल केस में मैंने लिखा है कि सिर्फ लिमिटेड केस कवर्ड है यहाँ पे, इससे ज्यादा केस आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो नहीं है वो कहाँ पे, सीए फाइनल के सिलेबस में। देखते हैं इंस्टीट्यूट के सिलेबस में कितनी टॉपिक कवर्ड है, एक बार मैं भी रेफर कर दूंगा। पुराने सिलेबस में तो इतना ही था, हाल ही में कितना कवर्ड है अभी क्वेश्चन कराते कराते समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज तो मैंने आपको पढ़ा दिया एक्सचेंज रेशियो के बारे में। दूसरा चीज जरा देखो, फ्रैक्शन ऑफ शेयर, ध्यान से देखना। अगर नंबर ऑफ शेयर फ्रैक्शन में आता है, मान लो मुझे पीसी देना है 1 लाख और इश्यू प्राइस है 33 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा सर, 1 लाख डिवाइड बाई 33, 3030.33। तो शेयर कभी पॉइंट में तो इश्यू हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ शेयर इतना ही इश्यू करेंगे, लोअर साइड राउंड ऑफ करोगे इंटू 33, तो कितने रुपए का हुआ, 3030 इंटू 33, ये हुआ सर 99,990। अब मुझे देने तो भाई साहब 1 लाख था, इतने का ही शेयर दिया, माइनस कर दो 1 लाख से, कितना आ रहा है 10 रुपीज, जो 10 रुपीज है वो कैश में दे देंगे। यानी कि जब भी फ्रैक्शन में शेयर आए हमें राउंड ऑफ करके ले लेना है लोअर साइड, उतना पीसी हम कैश शेयर्स में देंगे, और जो राउंड ऑफ है बैलेंस है वो हम कैश में पेमेंट करेंगे। ठीक, ध्यान रहेगा क्या, तो ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है। कहा गया फ्रैक्शन शेयर। थर्ड है डिसेंडिंग शेयर होल्डर, ये भी बड़ा आसान है। तीसरा केस है डिसेंडिंग शेयर होल्डर का, ये रहा। डिसेंडिंग शेयर होल्डर का मतलब होता है कई बार अमेलगेमेशन होता है, या मान लो मैं टेक ओवर कर रहा हूं तो उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर कंसेंट अपना दे, जरूरी नहीं, कुछ शेयर होल्डर नहीं भी देते। जो शेयर होल्डर कंसेंट नहीं देते हैं ना इन द फेवर ऑफ अमेलगेमेशन, उन्हीं को बोलते हैं डिसेंडिंग शेयर होल्डर। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बड़ी सिंपल है। भाई कंपनी में खरीद रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम है कि कुछ शेयर होल्डर अब मान नहीं रहे, मैं जो भी पीसी दूंगा आप एक काम करना, जैसे देखो हमने बड़ा सिंपल तरीके से मैंने समझा रखा है, वेंडर कंपनी विल पे आउट ऑफ द पीसी एंड परचेसिंग कंपनी विल नॉट कंसिडर इन पीसी। मैं तो भाई कंपनी के बदले पीसी दे रहा हूं, अलग से उसे क्या चाहिए नहीं दूंगा। आप देखो जो बचे हुए शेयर होल्डर है, मान ले 90% मान गए, 10% माने ही नहीं, तो मैं कंपनी के बदले पेमेंट दे दिया, पहले वो 10% वालों का सेटलमेंट कर देंगे वो 90%, और जो बच जाएगा आपस में बांट लेंगे, वही यहाँ पे दिखा रखा है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर में ये कैंसिल करते हैं, पूरा मान लो 100% है, जिसमें 10% नहीं माने, तो 10% का जो क्लेम है वो डिसेंडिंग शेयर होल्डर अकाउंट में भेज दो। बचा हुआ ये 90% वाले लोग हैं, तो पहले डिसेंडिंग शेयर होल्डर को सेटल करो, ये 10% वाले लोग हैं, इनको जो जो मिलना है ये दे दो।
शेयर इन पीसी मतलब मैं तो पूरी पेमेंट दिया हूं, उसी में से डिसेंडिंग शेयर होल्डर का वेंडर कंपनी देगा, और इसमें कोई प्रॉफिट लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में भेज देंगे, और बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर लेंगे वो लोग। ठीक, यानी कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर से मुझे कोई लेना देना नहीं, परचेजिंग कंपनी को भाई साहब मैं पीसी दे रहा हूं, ठीक, उसी में दोनों आपस में शेयर करते हैं। होता क्या है, पहले डिसेंडिंग शेयर होल्डर का जो डिमांड होता है दे देते हैं, बचता है कुछ, वो कौन लेता है, नॉर्मल शेयर होल्डर, यानी कि मेरे केस में 90% वाले लोग हैं। मान लो कहता है कि मैं पीसी दे रहा हूं, जो पीसी मैं दे रहा हूं इसके अलावा मैं एडिशनल दे रहा हूं डिसेंडिंग के लिए, तब तो पीसी में लूंगा, पीसी कंप्यूटेशन में नॉर्मल शेयर होल्डर प्लस डिसेंडिंग वालों को, तो उस केस में हमें पीसी में एडिशनली लेना है। वैसे कुछ ना बोले तो हमें मानना है कि पीसी में लेना नहीं है, जो मैंने दे दिया वो टोटल शेयर होल्डर का है, वो लोग बांटेगा उसमें, 10% वालों को पहले देगा उनको जितना चाहिए, बचा हुआ आपस में बांटेगा, 10% वालों को क्लेम से ज्यादा मिला तो लॉस आएगा बचे हुए के लिए। ठीक, ये वाली चीज है, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट, शेयर इश्यूड एट अ इंट्रिंसिक वैल्यू, इंपॉर्टेंट है, पता नहीं पूछेगा कि नहीं इस अटेम्प्ट में, पर इंपॉर्टेंट तो है। देखो, अगर वेंडर परचेजिंग कंपनी को निकालना हो कि मुझे कितना शेयर इश्यू करना पड़ेगा, तो पीसी डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, ये इश्यू प्राइस मार्केट प्राइस भी हो सकता है, ठीक, यानी कि इश्यू प्राइस फेस वैल्यू में कुछ प्रीमियम जोड़ के भी हो सकता है, या फिर बोल सकता है इश्यू डाटा इंट्रेंजिक वैल्यू। जब इंट्रेंजिक वैल्यू पे शेयर इश्यू होता है ना, तो इंट्रेंजिक वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, देता नहीं है। परचेजिंग कंपनी का इंट्रेंजिक वैल्यू कैसे निकलेगा, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैसे नेट एसेट निकलेगा, सारे एसेट का फेयर वैल्यू, इक्विटी शेयर होल्डर का इंट्रेंजिक वैल्यू निकाल रहे हैं कि क्या प्राइस होना चाहिए, वैल्यूएशन कर रहे हैं, लेस पेबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लेस, ये एसेट में से लायबिलिटी हटा दिया, प्रीफरेंस वालों का भी हटाओ, तो रिडीम्शन वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर और प्रीफरेंस डिविडेंड कुछ है बैलेंस शीट में, तो वो भी क्यों सर, प्रीफरेंस वालों का हटा पटा के अंत में इक्विटी के लिए क्या बचा, इक्विटी की वैल्यूएशन करें तो यही देखेंगे ना इक्विटी के लिए क्या बचा, माइनस करो प्रपोज डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर। अब बोलोगे सर इक्विटी शेयर का डिविडेंड क्यों घटा रहा है, अरे बच्चे जो नॉर्मल नया शेयर इश्यू करेंगे उनको थोड़ी ना पुरानी वाली प्रपोज डिविडेंड जो ऑलरेडी प्रपोज हो गया है वो मिलेगा, नए शेयर होल्डर को तो प्रपोज डिविडेंड मिलेगा नहीं, ये तो पुराने शेयर होल्डर के लिए है। हम तो ये इंट्रेंजिक वैल्यू निकाल ही रहे हैं, नया शेयर किस प्राइस पे होना चाहिए ये पता करने के लिए, ये इसलिए हटाया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर का इंट्रेंजिक वैल्यू आ गया, यही इश्यू प्राइस होगा। दूसरा, पीसी कैसे निकालेंगे वेंडर कंपनी का, तो पीसी निकालेंगे नेट एसेट मेथड से, जो मैंने आपको समझा रखा है। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि जो एंट्रीज होती है ना, एंट्रीज परचेसिंग कंपनी के बुक में, वो बुक वैल्यू पे होती है, यानी कि पूरा एसेट एंड लायबिलिटी एंट्री नंबर 2 में जो लेके आते हैं वो बुक वैल्यू पे दिखाएंगे। अब बताओ, पीसी तो निकाला फेयर वैल्यू पे और एंट्री दिखा रहे हैं बुक वैल्यू पे, कोई दिक्कत नहीं, बुक वैल्यू पे दिखाएंगे। पीसी और नेट एसेट जो हम दिखा रहे हैं उसमें जो डिफरेंस है वो तो गुडविल कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया क्या, चलो, आएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तो दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। इंटर कंपनी होल्डिंग, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, इक्विटी शेयर होल्ड करता हो, तो अब यहाँ पे दो ही केस है जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, होता है इसमें 4 केस है, तीसरा और चौथा केस मुझे नहीं लगता आपके सिलेबस में आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंटर कंपनी होल्डिंग का कंसेप्ट अभी समझना है, प्लस स्टेटरी रिजर्व का कंसेप्ट अभी समझना है, और थोड़ा बहुत ये समझने के बाद एक आध क्वेश्चन में ध्यान देनी है, फिर हम आएंगे मर्जर के ऊपर, फिर थोड़ा बहुत सम ऑफ करेंगे, तब जाके होगा इसका रिवीजन पूरा, ठीक है। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक।